अधिकार है, उस अधिकार का यहाँ पर खुला खुला अवहेलना उल्लंघन हो रहा है। और वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जिस तरीके से संसद में मतलब चीजें कहते हैं, आम तरह से चीजें कहते हैं। अब जैसे आज की तारीख में 6 साल हो गया, हमारे यही प्रधानमंत्री कहे थे कि हमें केवल 50 दिन दीजिए, 50 दिन में अगर हम व्यवस्था नहीं सुधार देंगे तो आप हमको जिस चौराहे पर जहां कहिए वहां हम आ जाएंगे, आप हमको जो सजा दीजिए। और आज 6 साल के बाद 8 साल के बाद जो संज्ञान लिया जा रहा है, अपनी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है और वहां तारीख पर तारीख चल रहा है, इनके पास उसका जवाब देने के लिए नहीं है। तो वहां पर तो जल्दबाजी नहीं हो रही है किसी चीज का। और यह जो एक हमारा माने ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर कोई फैसला हमारे खिलाफ हुआ है तो हम उसके ऊपर के कोर्ट पे हम जाएं, अपनी बात करें। हमारे साथ लोक संघर्ष पत्रिका के प्रमुख संपादक रणधीर सिंह सुमन जी जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे रणधीर जी अपनी बात रखें। ये इसका पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और कानूनी परिप्रेक्ष्य तो हम लोगों ने देख लिया, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या होगा। नमस्कार। अभी प्रभु साहब ने कहा कि ये तो वो फैसला होगा, अगर उनको रिटेन कर दिया जाता है तो जो आदमी चुन के आएगा उसको नल कर दिया जाएगा और आजम साहब की विधायकी फिर बरकरार हो जाएगी। तो यहाँ सवाल विधायकी बरकरार होने का, विधायकी खत्म होने का नहीं है। ये राजनीति हमारी कहाँ जाएगी, कहाँ जा रही है? देखिए, हेलो जी जी रखें, बात रखें। मुख्य सवाल यह है कि न्यायपालिका और उसके होने वाले आदेश, मुख्य सवाल ये है भाई, आज मोदी सरकार है, इससे पहले जो सरकारें थीं, अगर उन्होंने गैर लोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपके कानून बनाया है और उसी में अगर वो आपके फंस रहे हैं तो इसमें मोदी सरकार का कोई दोष नहीं है। मुख्य सवाल यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए और न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए। वो काम लगभग बंद है उत्तर प्रदेश के। उस दिन जब पिछली डिबेट हो रही थी तो आपके डॉक्टर सुनीलम जी से मैंने कहा था कि इस फैसले का कोई भी असर आजम खां की विधानसभा सदस्यता पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन डिबेट खत्म हुई कि उसके तुरंत बाद ही आपके ये आ गया कि आजम खां की सदस्यता खत्म कर दी सतीश महाना साहब ने। तो इसमें दोषी कौन है? मुख्य दोषी कौन है? मुख्य दोषी उत्तर प्रदेश विधानसभा है। विधानसभा भी कभी कभी न्यायपालिका के रूप में, न्यायालय के रूप में काम करती है और उसका अध्यक्ष अगर इस तरीके से गैर न्यायिक व्यक्ति है, मुख्य सवाल यह है कि अभी ऑर्डर कॉपी शायद उनको न प्राप्त हुई हो अदालत की, कि उससे पहले उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया। भाई बताना चाहिए उत्तर प्रदेश विधानसभा को, अध्यक्ष को, कि हमको न्यायालय ने कॉपी भेज दी जो मुझे प्राप्त हो गई। नहीं प्राप्त हुई। कोरम निर्णय पहले हो गया, कोरम बाद में पूरा हो रहा है। विक्रम सैनी का जो मामला है, जिसके ऊपर मिस्टर जयंत चौधरी ने चिट्ठी भी उनको लिखी और आज तक जहां तक मुझे जानकारी है कि विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हुई या नहीं, यह अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया। समाप्त कर दी गई लेटेस्ट में, जबकि विक्रम सैनी का मामला कितने दिनों तक पेंडिंग रहा और आजम खां का। तो ये आपके सरकार और सरकार के एजेंट के रूप में अगर विधानसभा अध्यक्ष काम कर रहा है और अगर पार्टी विशेष के एजेंट के रूप में विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक शर्म की बात है इस मुल्क के लिए, संविधान के लिए शर्म की बात है कि आपके इनका कोई मतलब नहीं रह गया। भाई
आपने मुझे सजा दी, सजा देने के बाद आपने मैक्सिमम सजा दी है, जबकि उसी जिन धाराओं में आजम खां को सजा हुई है उसमें साफ साफ उन धाराओं में लिखा है जुर्माना या सजा या दोनों। तो मजिस्ट्रेट साहब ने दोनों सजा भी दी और जुर्माना भी लगाया। भाई उस मजिस्ट्रेट साहब से तो ये जानकारी लेनी ही चाहिए कि भाई एमबी एक्ट में सजा भी है जुर्माना भी है, आप जुर्माना लगाते हो। ये सीधी सी बात है कि अगर हीनियस क्राइम नहीं है तो मैक्सिमम सजा नहीं दी जाती। भाई अगर आपके उत्तर प्रदेश का जुडिशियल सिस्टम ये समझता है, लोअर डिवीजन ये समझता है कि हमको मैक्सिमम सजा देनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 302 के या 304B के जितने भी आपके मुकदमे होते हैं उम्र कैद क्यों देते हो, सब में फांसी कर दो। तो सजा के प्रश्न के ऊपर देखा जाता है कि जब तक विरलतम स्थितियां ना हो तब तक मैक्सिमम सजा नहीं दी जानी चाहिए। यह अपराध शास्त्र का, न्याय शास्त्र का एक बहुचर्चित सिद्धांत। अभी आपके जजमेंट आया है, वो जमानत हुई है मिस्टर संजय राउत, और उस ईडी के अफसर आपके इधर जमानत हुई कि बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और उस सेशन खंड के एमपी एमएलए ईडी कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो पढ़ने योग्य है। उसमें उन्होंने ईडी को पूरी तरीके से लथाड़ा है और कहा कि अगर कोई अपराध या कोई चीज होती थी तो फला फला लोगों ने किया, आपने उनको क्या अरेस्ट किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं, आप राजनीतिक लोगों को पिच हट कर बना रहे हैं। अंग्रेजी का शब्द उन्होंने बिच हंट इस्तेमाल किया कि मतलब शिकार कर रहे हैं आप। तो अगर ईडी या आपके पुलिस एजेंसी आपके बिच हंट कर रही है विपक्षी नेताओं का, अभी आपके केसीआर के मंत्री जो दुबई में थे, ईडी का छापा उनके वहां पड़ रहा था। क्या है, सीधे सीधे आपके विपक्ष के नेताओं को या विपक्ष के जो लोग समर्थक हैं उनके घरों में ईडी, सीबीआई, स्थानीय पुलिस और सारी सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है ताकि वो लोग चुनाव के समय चुनाव लड़ने की स्थिति में न रहें। क्योंकि अगर कोई भी आदमी मान लीजिए किसी विपक्ष के नेता के साथ जरा सा भी संबंध है तो वो मदद कर सकता है, तो मदद न होने पावे इसके लिए उस व्यक्ति के वहां तो कौन भाई के विपक्ष के साथ रहेगा, कौन पैसे वाला जिसके पास भी थोड़ा बहुत है कौन रहेगा, ये हो रहा है। अभी आपके जो लोकसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव, जिसमें आपके बहुत ज्यादा ये कहा गया कि निष्पक्ष चुनाव आयोग को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि उसके एजेंट, उसकी पुलिस, उसकी मशीनरी लोगों को पकड़ पकड़ के गांव से लाके बंद कर रही थी, थाने में बैठा रही थी। और जब 3 दिन पहले किसी ब्लॉक प्रमुख, किसी जिला पंचायत सदस्य, किसी प्रधान को आप बैठा लेंगे और उस शर्त के ऊपर छोड़ेंगे कि अगर पोलिंग नहीं जीती तो ये योगी युग का चुनाव है, ये मोदी युग का चुनाव है, ये आपके अमित शाह के युग का चुनाव है, ये चुनाव पंडित नेहरू के पीरियड का चुनाव नहीं है कि आपके सारे लोग शांतिपूर्वक चुनाव लड़े और जनता जिसको चुने वो रहे। अब तो ये सीधे सीधे। और रही जुडिशरी की बात, उत्तर प्रदेश में लगभग मैं जानता हूं 30 साल के अंदर कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया है कि जो आपके वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से पढ़ने योग्य हो।
बहुत छोटा सा उच्च न्यायालय गुवाहाटी का, और उसने एक जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया कि आपके सीबीआई इलीगल संगठन है और ये किसी कानून के द्वारा नहीं स्थापित है, इस वजह से इसको जांच करने का। और फिर रातों रात जो है सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी के दिन बैठना पड़ा और तमाम सारे विधि के सिद्धांतों के विपरीत जाके उस गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सीबीआई के संबंध में दिए गए आदेश को स्थगित करना पड़ा। भाई चाहे ईडी हो, ईडी की जितनी भी कार्रवाइयां हैं उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ईडी के को तुरंत बैन लगाना चाहिए कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। भाई इन जितने भी अफसर ईडी में, जैसे उनका डायरेक्टर है, डायरेक्टर रिटायर्ड पर्सन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सलाहकार रिटायर्ड पर्सन है, और आपके जो भी आपके ये तमाम सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, भाई आप क्यों सेवा विस्तार देके केचुए जैसी रील रखने वाले अधिकारियों को आप गवर्नमेंट की नीति निर्धारण में रख रहे हैं। और ये केचुए जैसे रील वाले अफसर, इनसे चाहे जो कुछ कराओ, क्योंकि ये अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, सेवा विस्तार पे चल रहे हैं। अगर आप इनसे कहो कि सर के बल सरकते हुए मेरे कदमों तक आओ, तो ये अपने आकाओं के पास जो है सर के बल सरकते हुए कदमों तक जा रहे हैं। इससे ज्यादा घिनौनी, और यही आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हिंदुत्व है। मुख्य चीज ये है, मोहन भागवत हमेशा इंडियन कल्चर और सभ्यता, संस्कृति और आपके नैतिकता की बात करते हैं, और कभी भी जनता के या इन सवालों के ऊपर मोहन भागवत का मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि उनका समर्थन है, उनके इशारे पर ये सारे काम हो रहे हैं कि आपके देश के अंदर लोकतंत्र ना रहे, देश के अंदर संविधान ना रहे, क्योंकि संविधान विरोधी लोग हैं। मोहन भागवत से लेकर मोदी जी तक या अमित शाह जी तक, योगी जी तक, ये कभी संविधान माने हो, भारतीय स्वतंत्रता के चिंतन परंपरा में इनका कभी कोई योगदान रहा हो, तो ये आपके इनकी बात मानी जा सकती, इनकी सुन। ये तो खुद ही जो है आपके सारे के सारे लोग अजीब तरह के जीव हैं, और इस तरह के अजीब जीव हैं कि इनका भारतीय लोकतंत्र में, स्वतंत्रता में, संविधान में, न्याय में, समता में, किसी चीज में विश्वास नहीं है। ये जन विरोधी लोग हैं, मनुष्य विरोधी लोग हैं, और ऐसी सरकारों की न्यायपालिका से कोई उम्मीद करें तो बेईमानी होगी। हाँ, कुछ अच्छे लोग हैं जो आपके अपनी मेधा को, अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके जजमेंट्स कुछ दे रहे हैं। भाई एमपी एमएलए कोर्ट का हर हफ्ते उच्च न्यायालय जो है आपके सुपरविजन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, रोज पूछता फला केस में क्या हो रहा है। हाई कोर्ट के जजेस पूछते हैं, तो लोअर डिवीजन का जो मजिस्ट्रेट है वो कैसे आपके जो है कोई मुकदमा छोड़ देगा। इशारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का होता है, मजिस्ट्रेट की कोई गलती नहीं, क्योंकि मॉनिटरिंग कभी किसी भी कानून में न्यायालय के जजमेंट्स की मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन इस सरकार में इस समय उच्च न्यायालय तमाम सारे केसेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मान लीजिए किसी केस की मॉनिटरिंग आपके कोई उच्च न्यायालय कर रहा है, तो उसके सबसे अधीनस्थ, सबसे छोटे मजिस्ट्रेट की हिम्मत है कि उसकी इच्छा और मंशा और इशारे के विपरीत आपके कोई ऑर्डर पास कर दे। भाई इस समय उत्तर प्रदेश की कानून और न्यायपालिका की स्थिति यह हो गई है कि लोअर डिवीजन कोई काम उसको करने ही नहीं दे रहे हैं, उसका काम सेशन खंड कर रहा है। सेशन खंड भी लोअर डिवीजन का पूरा काम नहीं कर पा रहा है, तो वो सारा का सारा काम माननीय उच्च न्यायालय आपके ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट की जमानतें सुनता है दिन भर, और उसको इस बात में मजा आता है कि हम उच्च न्यायालय के जज नहीं हैं, बल्कि एक मजिस्ट्रेट की भूमिका में, जैसे बहुत सारे आईएएस आईपीएस अफसर दरोगा की भूमिका में नजर आते हैं। ये एक बेत ले लिया और हटो बचो करते हुए डीएम साहब नजर आ रहे हैं, एडीएम साहब,
ये दरोगा और सिपाही की भूमिका थी, लेकिन अब प्रशासनिक अफसर इस भूमिका को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दरोगा इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। तो ये, और कोर्टें भी अब दरोगा की भूमिका में काम कर रही है, दरोगा की स्टाइल में काम कर रही है। तो कैसे जनतंत्र बचेगा, मुख्य सवाल यह है। चाहे वो आजम खां का मामला हो या आदर्श मामला हो, आइए सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है, पहले का बहुत पुराना जजमेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को आप जमानत नहीं देते हैं तो आपके उसको न्याय आप नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से कि जो आदमी जेल में बंद है, अस्पताल में एडमिट है, वो अपना मुकदमा लड़ेगा, आपसे न्याय पाने के लिए प्रयास करेगा या अपना इलाज कराएगा। आजम खां के भी मामले में यही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सबको छोड़िए और उसके, भाई मुकाबला हमारा किससे है? एक सरकारी वकील जिसके पीछे पूरे प्रदेश की सरकार होती है, अरबों रुपए का बजट उसके ऊपर खर्च होता है, और एक गरीब आदमी जिसके घर में खाने को नहीं है, आप उससे कहते हो इसका मुकाबला। ये अजीब सा है। इस एक तरफ से भूखा शेर बैठा ले हो, दूसरी तरफ निरीह न्यायालय के कटघरे में बकरी लड़ा रहे हो। ये पता नहीं कौन सा न्याय तंत्र है, कौन सा संविधान लागू कर रहे हैं लोग। भाई सीधी सी बात है कि अपराध भाई अगर हो रहे हैं तो आप कभी प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर, उनके सामाजिक कारणों के ऊपर, उनके राजनीतिक कारणों के ऊपर आपके वहां चर्चा नहीं होती है, बल्कि मार डालो, काट डालो, पीट डालो, जेल में डाल दो, फांसी दे दो। ये हमारे समाज की सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसके भी उन कारणों को देखना पड़ेगा कि वो चोर क्यों बन रहा, सोसाइटी चोर क्यों प्रोडक्ट कर रही, सोसाइटी रेपिस्ट क्यों पैदा कर रही है। भाई कोई भी रेपिस्ट है तो वह हमारे भी परिवार का हो सकता है, आपके भी परिवार। ये मेंटल स्थिति या ये आपके सामाजिक परिस्थितियां सोसाइटी में क्यों डेवलप हो रही, अगर इन के ऊपर विचार नहीं होगा तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।